हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम आपके सामने दोस्तों जो कि एसएससी जीडी में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उन सभी एग्ज़ामों से एनालिसिस करने के बाद और आपके जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं उनसे बात करने के बाद आज हम आपके सामने एक जीएस का प्रैक्टिस सेट 2019 के पेपर से लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप उन क्वेश्चनों को हल करेंगे, जीएस के 20 क्वेश्चनों को, और आप देखेंगे अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो इन क्वेश्चनों में से कितनों को आप सही कर पाते दोस्तों। ठीक है, और ये एनालिसिस करने के बाद हैं दोस्तों, तो आप ये मानकर चलें कि आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को सुनेंगे। अगर आपसे नहीं बने तो आपको मैं आंसर बताता चलूंगा, आप याद कर लेंगे उनको। ठीक है, अगर आपसे बन रहे हैं तो आप एग्जाम से पहले आप अपना सिलेक्शन लिस्ट समझें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप जो 2019 में पेपर हुआ है उसके क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में कौन मध्य में रहता है। ठीक है, तो जो चंद्र ग्रहण होता है, क्या दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है उस समय मध्य में दो कंडीशन ये होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य में कौन रहता है ये आपसे पूछना चाह रहा है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से बताऊंगा आपको। जैसे यहाँ पर है चंद्रमा, क्या है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, और यहाँ पर होता है सूर्य, क्या होता है दोस्तों सूर्य होता है। और यहाँ पर जब बीच में क्या आ जाती है पृथ्वी आ जाती है दोस्तों, तब हमारा क्या होता है चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों पृथ्वी, यानी कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में होता है। तो मध्य में क्या होता है दोस्तों ये होती है पृथ्वी, हमारी जो है कि मध्य में हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट आंसर है, पृथ्वी आपके मध्य में होती, पृथ्वी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है निम्नलिखित बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान, क्या कह रहा है दोस्तों बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनाल बांग्ला। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बन गया कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है, तो वो है आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है आमार सोनाल बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई है, इसकी रचना दोस्तों किसने की है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना जिसने की है उसी ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान आमार सोनाल की क्या की है रचना की है। तो वो कौन है हमारे देश का, आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे कि हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। क्या दोस्तों हुमायूं जो है उसका चौसा में युद्ध हुआ था, किसके साथ हुआ था, जिसने उसे पराजित किया था, यानी कि हुमायूं यहाँ पर हारा था और वो व्यक्ति जो जिसके साथ युद्ध हुआ था वो क्या था जीता था यहाँ पर। तो कौन था वो, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो हुमायूं है उसका युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के साथ। किसके साथ दोस्तों शेरशाह सूरी के साथ, शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। तो शेरशाह सूरी जो है वो विजयी हुआ था, क्या हुआ था विजयी हुआ था, और जो हुमायूं था वो पराजित हुआ था। तो पूछा है चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया, तो शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर 4 में रखा है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। शेरशाह सूरी ने क्या किया था हुमायूं को पराजित किया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासकों का चुनाव कौन करता है, लोग करते हैं। कौन सी ऐसी सरकार है, क्या वो निरंकुश सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, मार्शल लॉ सरकार है, या कुलीन तांत्रिक सरकार है दोस्तों। तो इसमें से हमारे यहाँ जो चलती है वही है, हमारे यहाँ क्या है लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक सरकार में शासकों को कौन चुनता है दोस्तों, लोग चुनते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 क्या है राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था
निम्नलिखित में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किसमें दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आपको मैं यहां पर बता दूं दोस्तों, आपके 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्राथमिक, ठीक है, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है दोस्तों तृतीयक, ठीक है। ये 3 क्षेत्र होते हैं। तो इस पहले वाले में, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में क्या आता है, मैं आपको तीनों बता दूं, जिसके आपका कोई भी और क्वेश्चन बने इस प्रकार का तो आप गलत ना करें, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रकृति से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो हमारी आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे कृषि, ठीक है, और क्या व्यापार, क्या आता है दोस्तों? कृषि आता है, खेती हो गई। इसमें ही हमारे जो भी जैसे गन्ना प्राप्त हो रहा है, यानी प्राकृतिक चीजें इसमें आती हैं, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। जो प्रकृति से हमें दोस्तों डायरेक्ट प्राप्त होता है वो हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे क्या है? कृषि हमारा हो गया। अब जो कृषि से हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ, उससे हमने कोई सामान बनाया, वो सामान हमारा आता है द्वितीय क्षेत्र में। किस में आता है दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे कपड़ा, तो कपड़ा, लकड़ी हमें प्राकृतिक चीज है तो वो किस में आ गई दोस्तों? प्राकृतिक क्षेत्र में आ गई। लकड़ी से हमने कपड़ा बनाया, ठीक है, तो कपड़ा किस में आ गया दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र में आ गया। अब कपड़े को हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, यानी कि उससे हम क्या ले रहे हैं? सेवा ले रहे हैं, तो सेवा हमारी किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में आती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया तीनों क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? कृषि, दूसरे में कपड़ा, तीसरे में सेवाएं। जितनी भी सेवाएं हम लेते हैं, ठीक है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो सब किस में आती है? तृतीय क्षेत्र में। जो भी वस्तुएं होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो क्या किस में आता है दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र में आता है। और वस्तुएं जिस चीज से बनती हैं, वो चीजें, जो कच्चा माल है वो प्रकृति हमें देती है, और जो प्राकृतिक चीजें हैं वो किस में आती हैं दोस्तों? हमारी आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखो बैंकिंग है, कपास का उत्पादन, अब कपास प्रकृति देती है तो प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। वस्तुओं का परिवहन, ये तृतीय क्षेत्र में आ गया, क्योंकि दोस्तों इससे हम सेवाएं ले रहे हैं। और कपड़ा जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है दोस्तों, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया है। आशा है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों पूछे जाएं तो आप उनको लगा लेंगे, ठीक है। हमारी क्लास, ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि इससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों को ढूंढ करके लाते रहते हैं, और आपका उससे क्या होता है? भला होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, अपितु उनकी क्रय क्षमता के आधार पर किया जाता है? उनकी जो आवश्यकता है उसके आधार पर नहीं बंटवारा होता है, उसका जो वितरण होता है वो क्रय क्षमता के आधार पर होता है। वो कौन सी क्या है प्रणाली है? इसमें से क्या वो समाजवादी प्रणाली है, मिश्रित है, पूंजीवादी है, मार्क्सवादी है? तो आप सभी को पता होगा, अगर आपको मान लीजिए रोटी की, भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, रोटी की आपको आवश्यकता है, और आपके पास अगर पैसा नहीं है दोस्तों, आवश्यकता तो आपको किसकी है? रोटी की है, ठीक है, मगर जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप क्या रोटी मिल जाएगी, खाना मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको दोस्तों रोटी नहीं मिलेगी। तो जो रोटी मिलनी है वो हमारी रोटी तो हो गई आवश्यकता, मगर ये किससे मिलेगी? जिसके पास धन होगा, ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार वितरण नहीं हो रहा है, ये किसके हो रहा है? क्रय क्षमता के, यानी कि धन के आधार पर। तो धन किस में आता है? पूंजी में। तो यहाँ पर हमारी आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है दोस्तों। तो पूंजीवादी आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक प्रगतिशील का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक प्रगतिशील का उदाहरण है? उत्पादन शुल्क है, चुंगी है, आयकर है, गृह कार्य है? इनमें से कौन सा है जो प्रगतिशील के में आता है? देखिए दोस्तों, इससे हमारी प्रगति होती है। देखिए, उत्पादन शुल्क जो बन रहा है उससे, चुंगी से, चुंगी मतलब टोल टैक्स वाला, आयकर और गृह कर। इसमें से आपको पता होगा प्रगतिशील का मतलब होता है जिससे धन आया, उससे हम कोई नई वस्तुएं या नया काम स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारी प्रगति होती है।
तो उसमें आता है दोस्तों, क्या आता है, आयकर आता है। क्या आता है, आयकर आता है, क्योंकि जब हम टैक्स पे करते हैं सरकार को, तो उस टैक्स से सरकार हमारे ब्रिज रोड बनाती है, हमारे लिए कॉलेज अस्पताल खोलती है, और उससे हमारी क्या होती है, प्रगति होती है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, आयकर हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा बताया गया है। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है दोस्तों कि भारत जो है राज्यों का संघ है दोस्तों। तो वो किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, बताना होगा। तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 1 में। किसमें, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद भी 1 है और भाग भी कितना है दोस्तों, भाग भी 1 ही है। ठीक है, पहले भाग में पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया। दोस्तों देखिए, पहले हमारी प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द हमारे प्रस्तावना में जुड़े नहीं थे, मगर हुआ क्या था कि 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान इसी को कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। और हुआ क्या था कि जो लघु संविधान है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा हमारी प्रस्तावना में एक अमेंडमेंट आया और चेंजिंग परिवर्तन किया गया, और इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन में दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। पहले जब प्राचीन भारत था, भारत में कितने महाजनपद थे। ठीक है, तो कितने महाजनपद थे ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो आपने ऋग्वेद सामवेद ये जो पढ़े हैं, इनमें आपने देखा होगा जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, कितना है कि हमारे यहाँ पर भारत में प्राचीन समय पर कितने जनपद थे, 16 महाजनपद थे। कितने थे दोस्तों, 16, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, निम्नलिखित साम्राज्यों को उनके शासन के कालानुक्रम के अनुसार लगाइए। जो ये साम्राज्य दिए गए हैं, इनके शासन को काल के अनुसार लगाना है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा वो बताना है, उसके बाद क्या आएगा वो बताना है, उसके बाद क्या आएगा, यानी कि इन तीनों को लगाना है। तो मैं यहाँ पर रिकॉल कर पा रहा हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ तक आपको पता है कि सबसे पहले इनमें से हुआ था खिलजी साम्राज्य। क्या आया था दोस्तों, खिलजी साम्राज्य आया था। ठीक है, तो ये आएगा खिलजी साम्राज्य, खिलजी। ठीक है, खिलजी साम्राज्य आया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद में आया था हमारा तुगलक साम्राज्य। क्या आया था दोस्तों, तुगलक साम्राज्य। इसके बाद आया था लोधी साम्राज्य, लोधी साम्राज्य। क्या आया था, लोधी साम्राज्य। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या होगा, एक ए होगा, उसके बाद सी होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या होगा, बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ए सी बी। ये जो जिस ऑप्शन में रखा है वही हमारा राइट आंसर है। किस में रखा है दोस्तों, ए सी बी, पहले ही ऑप्शन में रखा है ए सी बी। तो यानी कि हम यहाँ से समझ में आ गया होगा, खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोधी ने का शासन किया था। ये हमारा राइट आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक नगदी फसल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देना है, जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आए उसको मार्क कर लो, उसके हिसाब से करो। यहाँ पर पूछ रहा है नगदी फसल नहीं है, क्या कपास नहीं है, मूंगफली नहीं है, चाय नहीं है, ज्वार नहीं है, इनमें से कौन सी नगदी फसल नहीं है वो आपको बतानी है। तो आपको पता होगा, जिस चीज को हम बेच करके तुरंत धन एकत्रित करते हैं उसे कहते हैं नगदी फसल। कपास है, नगदी फसल होती है। मूंगफली नगदी फसल होती है। चाय नगदी फसल भी होती है, इसे हरा सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ज्वार है इसे हम नगदी फसल नहीं कहते। यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला, पृथ्वी की सतह का
किसका दोस्तों? पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है, कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कितना हिस्सा है। तो ये भाग में पूछ रहा है कि यहाँ 1/3 है, 1/4 है, 2/3 है, आधा है, कितना है। तो आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर 29% भूभाग है और 71% हमारा क्या है दोस्तों? जल है। क्या है? जल है। ठीक है, ये भूभाग है। ठीक है, अब इस हिसाब से बनता है हमारा कितना दोस्तों? ये बनता है 2/3। 2/3 हमारे पृथ्वी पर जल है, यानी कि हमारी पृथ्वी 2/3 भाग जल से ढकी हुई है दोस्तों। तो ये रखा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी भी करंट में चल रहा है और ये काफी परीक्षाओं में पूछा गया है कि 2 पदक किसने जीते हैं। एक ही महिला खिलाड़ी है जिसने 2 पदक जीते हैं, वो कौन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो वो है दोस्तों, मैं यहाँ से आपको बता दूं, पीवी सिंधु। कौन है दोस्तों? पीवी सिंधु, जिन्होंने क्या किया है? 2 मेडल जीते हैं, 2 पदक जीते हैं। 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं बनी हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में, किसमें दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? यानी कि ये जो सांगपो नदी है, उस किस नदी को सांगपो कहा जाता है वो आपको क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो ये सांगपो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सांगपो कहाँ पर कहते हैं। तो सांगपो कहते हैं हम दोस्तों कहाँ पर? चीन में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? चीन में। और चीन में किस नदी को कहते हैं? तो हम ये सब में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन सी को? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? चीन में सांगपो कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है? राइट आंसर हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, नर युग्मक को क्या कहते हैं? जो नर के युग्मक होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, एक होता है बच्चा बनने के लिए, बच्चा जो बनता है, ठीक है, स्त्री के गर्भाशय में, उसमें 2 चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, एक तो अंडाशय और एक शुक्राणु। अंडाशय और शुक्राणु। तो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय, और एक होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु होता है। अब जो अंडाशय है दोस्तों वो स्त्री का भाग होता है, यानी कि ये अंडाशय पाया जाता है किसमें? स्त्री में पाया जाता है। और जो शुक्राणु होता है वो दोस्तों पाया जाता है किसमें? पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, तो जो पुरुष होता है, ठीक है, वो नर युग्म होता है। ठीक है, और जो कि शुक्राणु होते हैं उसके नर युग्म, और स्त्री के जो युग्म होते हैं वो उसे कहते हैं हम अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मिलन से बच्चा हमारा क्या होता है? फर्टिलाइज होता है, बनता है दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक को कहते हैं दोस्तों, हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। बिना शुक्राणु के हमारा ये जो बच्चे का जन्म हुआ है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जो ओवेरी है यानी अंडाशय है, वहां पर जो अंडे बनते हैं उससे जब तक दोस्तों शुक्राणु नहीं मिलेगा बच्चा नहीं बनेगा। अगर शुक्राणु नहीं मिल रहा है तो वो अंडाशय खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद वो जो मासिक पीरियड होता है उसके द्वारा वो निकल जाता है बाहर। ठीक है, ठीक है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? यानी कि कैसा ऐसा कोशिकांग कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ पादप में पाया जाता है, यानी प्लांट में पाया जाता है, और मानव में नहीं पाया जाता, यानी जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो ऐसा एक ही कोशिकांग है, उसे कहते हैं हम दोस्तों, क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ है। कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें? पादपों में पाई जाती है, मनुष्य में यानी जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है,
खाली स्थान है, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। कौन ऐसा है जो सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है, वो आपको क्या करना है, बताना है। आप सभी को पता होगा इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है, जिसमें से हम एक प्रकाश की किरण को निकालते हैं और जो दूसरी साइड पर पड़ती है तो उसमें से 7 कलर निकलते हैं। कितने? 7 कलर निकलते हैं, ठीक है, 7 कलर निकलते हैं। तो इस आकृति को, ये जो आकृति है इसको क्या कहते हैं, ये जो है उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म। तो ऐसी कौन क्या चीज है, सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित करती है, तो वो क्या करता है, कौन करता है, प्रिज्म करता है। प्रिज्म की एक सूर्य की किरण हो, उसमें से गुजारने पर हमें 7 रंग की प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, जिसे हम वाइव ग्योर के नाम से जानते हैं, ठीक है, बेनिया हापीनाला कहते हैं उसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान पर जल वाष्प में परिवर्तित होता है? ऐसा कौन सा तापमान है दोस्तों? अब यहां पर आपको ध्यान समझना होगा दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं 273 केल्विन, 100 केल्विन, 373 केल्विन, 0 केल्विन। यानी कि ऐसा कौन सा इनमें से तापमान है जो केल्विन में है, जिस ताप पर जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जो केल्विन में मान होता है वो होता है दोस्तों 373। कितना होता है? 373 केल्विन पर दोस्तों हमारा जो जल है जल वाष्प यानी भाप में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? क्या दोस्तों? ये कंप्यूटर से संबंधित है, आउटपुट डिवाइस बोल रहा है। देखो दोस्तों, दो प्रकार की डिवाइस होती हैं। एक तो कंप्यूटर दिया गया है आपके सामने, ठीक है, इसमें अगर कोई सूचना दे रहा है, कंप्यूटर में जा रही है, तो इसे कहेंगे हम इनपुट। क्या कहेंगे दोस्तों? इनपुट कहेंगे, ठीक है। अगर इस कंप्यूटर से कोई सूचना बाहर निकल के जा रही तो उसे कहते हैं हम आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। तो ये पूछ रहा है इनपुट जो देता है कंप्यूटर को सूचनाएं, ठीक है, या जानकारी या संदेश या मेल, ठीक है, और जो प्राप्त करता है उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? क्या स्कैनर है, क्या स्पीकर है, क्या प्लॉटर है? इनमें से क्या है वो आपको क्या करना है दोस्तों? बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसने स्कैनर जो होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्कैनर रखा हमने, उसकी केबल कंप्यूटर से लगाई, तो इसमें से सूचना किस में पहुंच गई? कंप्यूटर में पहुंच गई। जब कंप्यूटर में सूचना पहुंच रही है तो ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। तो जो स्कैनर है, क्या दोस्तों? स्कैनर जो है वो क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। परंतु यहां पर आप देख पाए कि जो स्पीकर है, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही इसमें हमने गाने प्ले किए, यहाँ पर स्पीकर लगाया, तो गाने इसमें चल रहे हैं कंप्यूटर में, उसमें से आवाज़ आई और इसने हमें आवाज़ दे दी, निकाल दी, कंप्यूटर से बाहर निकाल दी ना। जब निकाल दी तो ये किस में आएगा? आउटपुट में आएगा। तो स्पीकर किस में आता है? आउटपुट में आता है, ठीक है। और इसी प्रकार प्लॉटर एक डिवाइस होती है जो कि क्या होती है दोस्तों? ये भी एक आउटपुट होती है। क्या होती है दोस्तों? आउटपुट होती है। तो हमारे ये जो दोनों हैं ये क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं। और ये स्कैनर है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है जो कि हमें दिए गए हैं। अब पूछ रहा है कौन सा डिवाइस आउटपुट है, तो हमारा क्या हो गया? एक तो हो गया स्पीकर, एक हो गया प्लॉटर। तो यानी कि बी और सी हमारे राइट आंसर हो गए हैं। बी और सी किस में रखा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज हमने आपके सम्मुख कितने क्वेश्चन किए दोस्तों? आज हमने किए हैं 20 क्वेश्चन, जो कि आपके 2019 के एग्जाम से लिए हैं हमने। 2019 में जो पेपर आया था उससे लिए हैं। और ये इसलिए छांटे गए हैं, इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इसी प्रकार के जितने बच्चों से हमने बात की है जो एसएससी जीडी का पेपर देकर निकल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके क्वेश्चनों को हमने नोट किया, उस प्रकार के क्वेश्चनों को देखा हमने कि कौन सा ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो बच्चों की इस समय की जो जरूरत है उसको पूरा करता है। तो वो हमने निकाला और आपको करा दिया है। आपको इसमें से क्या करना है? सभी क्वेश्चनों को लगाना है 1-2 बार, और लगा
लगाने के बाद यानी कि देखने के बाद और आपको इसमें से जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, और जिनमें थोड़ा सा आपको सोचने पर दिक्कत हुई है, उस टॉपिक को आप रिवीजन एग्जाम से पहले कर लें और एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से हमने ये आपकी क्लास ली है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।